नमस्कार बच्चों। आज गज़ल का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। 5 गज़ल पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब आगे की गज़ल इस वीडियो में पढ़ेंगे। गज़ल है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दिन दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तेरे गम का पासे अदब, तेरी पीड़ा का, तेरे दुख का पास से अदब यानी सम्मान करता हूँ। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, मतलब दुनिया की परवाह भी करता हूँ। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे इसका? यह पद्यांश आरो भाग 2 में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल से लिया गया है। इसमें कवि ने हृदय में स्थित प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है। प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है। कवि प्रिया को संबोधन करते हुए कहता है कि मैं तेरे हृदय में स्थित पीड़ा का सम्मान करता हूँ। यहाँ कवि प्रिया को संबोधन करते हुए कहता है कि मैं तेरे हृदय में स्थित पीड़ा का सम्मान करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि तेरे हृदय में गमों का सागर उमड़ रहा है। मैं स्वीकार करता हूँ कि तेरे हृदय में गमों का सागर उमड़ रहा है, लेकिन मैं पूर्णतः तुम्हारी ओर समर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे कुछ दुनिया का भी ख्याल है। कवि कहता है कि कहीं दुनिया कोई संदेह न करने लगे, इसलिए मैं दर्द को खुलकर नहीं रो सकता, बल्कि किसी एकांत स्थान पर चुपके चुपके रो लेता हूँ। मतलब मैं इस रहता हूँ कि इसलिए चुपके चुपके रोता हूँ कि प्रेम को दुनिया वालों को नहीं बताना चाहता और दुनिया की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम का उपहास नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैं चुपके चुपके रो लेता हूँ। तो बल्कि किसी एकांत स्थान पर चुपके चुपके रो लेता हूँ। तो यहाँ कवि है उसका सम्मान कर रहा है, उसकी प्रेम का सम्मान कर रहा है, इसलिए वो चुपके चुपके रो लेता है। इसीलिए यहाँ पर दुनिया का ख्याल भी है कि मुझे दुनिया का भी ध्यान रखना है, कहीं अपनी प्रेम कहानी का ये लोग मजाक न उड़ाने। तेरे हृदय में स्थित उसका मैं पीड़ा का सम्मान करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि तेरे हृदय में गमों का सागर उमड़ रहा है, पर मैं पूर्णतः तुम्हारी ओर समर्पित नहीं हो सकता। मुझे कुछ दुनिया का भी ख्याल करना है, क्योंकि दुनिया है जो मजाक बनाती, उपहास बनाती है। इसलिए मैं भी दर्द में रोता हूँ, परंतु मैं चुपके चुपके रोता हूँ। क्यों रोता हूँ? कहीं दुनिया है जो अपने प्रेम को उपहास न उड़ाए, अपने प्रेम का उपहास न उड़ाए, और दुनिया की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता मैं। अपना प्रेम दुनिया की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। इसलिए वो एकांत में रोता है, चुपके चुपके रो लेता है, कहीं कोई मजाक ना बना ले दुनिया वाले। काव्य सुंदरी है। विरह भावना का मार्मिक चित्रण हुआ है। विरह भावना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दूसरा, श्रृंगार की वियोग अवस्था का करुण चित्रण है। श्रृंगार की वियोग अवस्था का करुण चित्रण है। तीसरा, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास पद मैत्री अलंकारों की छटा है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है। बिंब अत्यंत सार्थक एवं सटीक है। शैली भावपूर्ण है। तो ये काव्य सौंदर्य हुआ, किसमें? विरह भावना का वर्णन है, क्योंकि वो दुख गम की पीड़ा में रोते रहते हैं एक दूसरे में। तो श्रृंगार की वियोग अवस्था का करुण चित्रण है। ठीक है, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास पद मैत्री अलंकारों की छटा है, और चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है। आगे अगला, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं।
फितरत का कायम है तवाजुन आलम हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत स्वभाव, आदत, आलम हुस्न यानी हुस्न इश्क का आलम, आलम यानी हुस्न और इसका वातावरण, उसका आलम यानी प्रेम का हाल, तवाजुन यानी संतुलन है, बनाए रख रहा है इश्क में और हुस्न में, खुद स्वयं। तो काव्य सुन इसका प्रसंग कैसे लेंगे? प्रस्तुत पद्यांश आरोभाग 2 में संकलित कवि गोरखपुरी द्वारा रचित गजल से अवतरित है। इसमें कवि ने मोहब्बत में डूबे आशिक की मनोव्यथा का चित्रण किया है। मोहब्बत में डूबे आशिक की मनोव्यथा का चित्रण किया है। कवि का कथन है कि मोहब्बत का नशा आज तक छाया हुआ है। प्रेम का यह आलम है कि प्रिया से विरह हुए इतना समय हो गया, लेकिन आज तक भी उसकी आदत हुस्नो इश्क में समाई हुई है, कि आज तक भी उसकी आदत हुस्नो इश्क में समाई हुई है। कवि कहता है कि इस वियोग अवस्था में मैं अपने आप को जितना भूल जाता हूँ उतना ही अपनी प्रिया को प्राप्त कर लेता हूँ। कवि कहता है कि इस वियोग अवस्था में मैं अपने आप को जितना भूल पाता हूँ उतना ही अपनी प्रिया को प्राप्त कर लेता हूँ। प्रिया के प्रेम की वियोग अवस्था में अपने को जितना खोने का प्रयास करता हूँ, मुझे और अधिक प्रिया की अनुभूति होने लगती है। मतलब जितना खोने का प्रयास करता हूँ उतना ही अधिक मुझे प्रिया की अनुभूति होने लगती है। तो यहाँ पे बतलाया गया है कि मोहब्बत का नशा आज तक कायम है। किस पे? आशिक पर, जो कवि पर है, या जो प्रेमी है उसके ऊपर। प्रेम का यह आलम है कि प्रिया के विरह में हुए इतना समय हो गया, मतलब प्रिया इतने दिनों से उससे दूर है, विरह है, उसे अलग हो चुकी है, लेकिन आज तक भी उसकी आदत हुस्न इश्क में समाई हुई है। आज उसकी आदत है, उसकी जो उसका जो सब हुस्न इश्क में है, उसकी आदत है, उसमें स्वभाव में समाई हुई है। उसकी प्रेम की बातें, उसकी इश्क की बातें हैं, उसकी सुंदरता की बातें हैं, उसकी आदत में समाई हुई। कवि कहता है कि इस वियोग अवस्था में मैं अपने आप को जितना भूल पाता हूँ अपने आप को, उतना ही अधिक प्रिया को प्राप्त कर लेता हूँ। प्रिया के प्रेम की वियोगावस्था में अपने को जितना खोने का प्रयास करता हूँ, मुझे और अधिक प्रिया की अनुभूति होने लगती है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी प्रिया की वियोगावस्था का मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ कवि ने अपनी प्रिया की वियोगावस्था का मार्मिक चित्रण किया है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का सजीव अंकन हुआ है। माधुर्य गुण है। बिंब योजना अत्यंत सार्थक एवं सटीक है। उर्दू फारसी की बोलचाल की भाषाओं का प्रयोग है। अनुप्रास पदमैत्री अलंकारों की छटा है। यहाँ कवि ने अपनी प्रिया की वियोग अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का सजीव अंकन है। माधुर्य गुण है। बिंब योजना अत्यंत सार्थक एवं सटीक है। उर्दू एवं फारसी की बोलचाल की भाषाओं का प्रयोग है। आगे देखो। आबो ताबे असरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताबे असरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताबे यानी चमक दमक, असरार यानी शेरों की, बैतों यानी शेरों की। तो यहाँ पर आबे ताबे असरार न पूछो, मतलब इस मेरे शेरों की जो है चमक दमक को मत पूछो, तुम भी आंखें रखो, तुम भी पहचान कर सकते हो, तुम भी उनके बारे में विवेकपूर्ण निर्णय कर सकते हो कि ये जगमग बैतों की दमक है या मोती रोले, या ये जगमग के मेरे शेरों की चमक दमक है या ऐसे ही मोती रोले हैं या ऐसे ही मोती बिखरे हुए हैं। तो कैसे रखेंगे? यह पद्य
फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रिया को संबोधित करते हुए उसे जगाने का प्रयास किया है, उसे जगाने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि तुम मुझसे मेरी शेरो शायरी की चमक दमक के बारे में मत पूछो, तुम मुझसे मेरी शेरो शायरी की चमक दमक के बारे में मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी विवेक है, तुम अपने विवेक के बल पर निर्णय कर सकते हो, कि ये मेरे शेरों की चमक अथवा सार्थकता है अथवा वैसे ही मोती बिखरे रखे हैं। ये मेरे शेरों की चमक अथवा सार्थकता है अथवा वैसे ही मोती बिखरे हैं। अर्थात तुम अपने विवेक के द्वारा मेरी शेरो शायरी के महत्व का अंदाज़ा लगा सकते हो। अर्थात तुम अपने विवेक के द्वारा मेरी शेरो शायरी के महत्व का अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहता है कि क्या कह रहा है कवि, तो शायरी के चमक दमक अमरता की बात करता है। क्या कहता है कि तुम मुझसे मेरी शेर शायरी की चमक दमक के बारे में मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी विवेक है। तुम मत पूछो मेरे से, तुम खुद भी पहचान करो कि क्या मेरी इस जो शेर व शायरी में कोई दम है या नहीं। तुम अपने विवेक के बल पर निर्णय कर सकते हो कि ये मेरे शेरों की चमक अथवा सार्थकता है अथवा वैसे ही मोती बिखरे हैं। अर्थात तुम अपने विवेक के द्वारा मेरे शेर व शायरी के महत्व का अंदाजा लगा सकते हो। काव्य सौंदर्य, कवि का शायरी के चमक दमक अर्थात अमरता की बात करता है। उर्दू, फारसी और बोलचाल की भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास, पदमैत्री, स्वरमैत्री अलंकारों की शोभा है। माधुर्य गुण है। श्रृंगार रस का प्रयोग है। बिंब अत्यंत सुंदर एवं सटीक है। शैली भावपूर्ण। बिंब अत्यंत सुंदर एवं सटीक है। शैली भावपूर्ण है। श्रृंगार रस का प्रयोग है। माधुर्य गुण है। अनुप्रास, पदमैत्री, स्वरमैत्री अलंकारों का प्रयोग हुआ है और उर्दू, फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला नवा शेर। ऐसे में तू याद आए अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। क्या करें, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुने जग खोले हैं। अंजुमने शराब की महफिल, फरिश्ते देवता देवदूत, बाबे गुनह पाप का अध्याय, रिंदों को शराबियों को, गर्दू आकाश या आसमान, जग संसार। तो ये पंक्तियाँ प्रसंग कैसे लगे? ये पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल से ली गई हैं। इसमें कवि ने अपने प्रियजन की यादों का बखान किया है। ठीक है, तो प्रसंग हो गया। तो कवि क्या कहता है, देखो, हे प्रिय, अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहा है। तू इस विरहावस्था में ऐसे याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब याद आती है। तू अपनी विरहावस्था में ऐसे याद आती है, तो क्योंकि उसकी प्रेमिका उससे दूर हो चुकी है। तो मुझे ऐसे याद आती है जैसे अंजुमने यानी शराब की महफिल में, अंजुमने में रिंदों मानी शराबियों को, जिस प्रकार से शराब की महफिल में शराबियों को शराब आती है, उसी प्रकार से तू मुझे इस विरहावस्था में याद आती है। ठीक है, कवि कहता है कि जैसे अर्धरात्रि में, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, गर्दू मानी आकाश में, आसमान में। कवि कहता है कि जैसे अर्धरात्रि में आकाश में देवदूत संपूर्ण संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं। अर्धरात्रि में आकाश में देवदूत यानी फरिश्ते बाबे गुने पाप का अध्याय खोलते हैं, उसी तरह मुझे तुम्हारी याद आती है, अर्थात एकांत में रात्रि बहुत याद आती है तुम्हारी। तो ये विरहावस्था का वर्णन का बड़ा ही मार्मिक
वर्णन किया गया। तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखें, पहली पंक्ति वही, विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण हुआ है, उर्दू फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, बिंब योजना अत्यंत सुंदर एवं सटीक है, अनुप्रास पदमैत्री स्वर मैत्री अलंकारों का प्रयोग हुआ है, भावपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। तो विरहावस्था का मार्मिक चित्रण हुआ है, उर्दू फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, बिंब योजना अत्यंत सुंदर एवं सटीक है, अनुप्रास पदमैत्री स्वर मैत्री अलंकारों का प्रयोग हुआ है, भावपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लास्ट गजल। सदके फिराक एजाजे सुकून के कैसे उड़ाली आवाज़, सदके फिराक एजाजे सुकून, एजाजे सुकून यानी बेहतरीन शायरी, सदके फिराक यानी फिराक सदके जाता है, सदके जाता है, यहाँ फिराक उस पर क्या है, न्यौछावर हो जाता है, अर्थात एजाजे सुकून के कैसे उड़ाली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, कि इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, अर्थात वो अपने इसमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किया है। यहाँ कवि ने अपने गज़लों को अपने गुरु महान शायर मीर के प्रति समर्पित किया, उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किया है कि ये गज़ल मेरी नहीं है, इन गज़लों पे तो मेरे गुरु मीर की आवाज़ दिखलाई देती है, इनमें तो मीर का प्रभाव दिखलाई देता है, ये मेरी गज़लें नहीं है। तो देखो, प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल से अवतरित किया गया है। इसमें गोरखपुरी ने प्रसिद्ध शायर मीर के प्रति श्रद्धा भाव अभिव्यक्त किए हैं। इसमें प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति श्रद्धा भाव अभिव्यक्त किए हैं। इसमें गोरखपुरी ने प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति श्रद्धा भाव अभिव्यक्त किए। इसमें गोरखपुरी ने प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति श्रद्धा भाव अभिव्यक्त किए। ठीक है, इतने तो लिखना ही अपना। प्रस्तुत काव्य हिंदी के पाठ्य भाग 2 में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गजल से लिया गया है। इसमें फिराक गोरखपुरी ने प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति श्रद्धा भाव अभिव्यक्त किए हैं। ठीक है, व्याख्या। कवि कहता है कि प्रतिष्ठित शायरी की आवाज़ उसने कैसे चुरा ली, मतलब प्रतिष्ठित शायरी की आवाज़ कैसे चुरा ली। कवि कहता है कि प्रतिष्ठित शायर की आवाज़ कैसे चुरा ली, कैसे उड़ा ली आवाज़, एजाजे सुकून ऐसी बेहतरीन शायरी की आवाज़ उसने कैसे चुरा ली। इस पर फिराक सदके जाता है, इस अर्थात अपने आप को न्यौछावर करता है। वो कहता है कि मैंने कैसे प्रतिष्ठित शायरी की आवाज़ चुरा ली और मैं इस पर न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ। कवि अपनी गज़लों को अपने गुरु महान शायर मीर के प्रति समर्पित करते हुए कहता है, कवि है जो अपनी गज़लों को अपने गुरु महान शायर यानी अपने महान गुरु शायर मीर के प्रति समर्पित करते हुए कहता है कि मेरी इन गज़लों में तो प्रतिष्ठित शायर मीर की गज़लें बोलती हैं, कि मेरी गज़लों में तो प्रतिष्ठित शायर मीर की गज़लें बोलती हैं। शायर मीर से ही प्रभावित होकर मैंने ये गज़लें लिखी है, शायर मीर से ही प्रभावित होकर मैंने ये गज़लें लिखी है। तो कहते हैं कि मैंने ये गज़लें लिखी हैं, ये मीर से प्रभावित होकर ही गज़लें लिखी। इनमें तो मीर का इनमें क्या बोलता है, मीर का, इनमें मीर का प्रभाव बोलता है, मीर का असर बोलता है, मीर का इनमें मीर का आवाज़ का जादू बोलता है, इनमें उनका एक तरह से एक आशीर्वाद बोलता है मेरी इन गज़लों में। अर्थात ये जो भी है ये मेरे गुरु का प्रभाव है, उनका आशीर्वाद है। तो इसीलिए मैं ये सारी गज़लें उन्हीं को समर्पित करता हूँ और मैं इन गज़लों पर क्या है, न्यौछावर होना चाहता हूँ। ऐसा कवि की एक गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त हुई है। कवि काव्य सुंदरी, कवि ने अपनी गज़लों को प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति समर्पित किया है। कवि ने अपनी गज़लों को प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति समर्पित किया है। उर्दू, फारसी एवं साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास पदमैत्री अलंकारों का प्रयोग है। बिंब योजना सुंदर है। भावपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। गजल छंद का प्रयोग हुआ। भावपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। बिंब योजना सुंदर है। गजल छंद का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास पदमैत्री अलंकारों का प्रयोग है। उर्दू, फारसी साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग